नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट थर्ड के राजनीति विज्ञान विषय में कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित सिलेबस के अंतर्गत हम आज जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, जो कि पश्चिमी राजनीतिक विचारों की श्रृंखला में आते हैं, हमने पिछले वीडियो में इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम इनके द्वारा जो आदर्शवाद से संबंधित जो तात्विक विचार है उसका हम यहाँ संक्षेप में विवरण प्रस्तुत करेंगे। मूल रूप से हीगल एक अध्यात्मवादी विचारक माने गए हैं, लेकिन उनका जो आदर्शवाद है वो अपने आप में एक ऐसे तत्व की खोज करता है जो कि बौद्धिक क्षमताओं पर आधारित एवं विचारों का जो आदान प्रदान है उसमें आदर्शवादी तत्व, वह आदर्शवादी तत्व एक पूरा आदर्शवादी न होकर के तत्व की विवेचना के आधार पर हीगल द्वारा जो बात कही गई है वो अपने आप में पूर्व में दिए गए जो विचार हैं आदर्शवाद से संबंधित, उनसे एक अलग स्थान रखती है, जिसमें वह बौद्धिक परिदृश्य को विशेष महत्व देते हैं एवं उनकी जो विचारधारा है वह उग्रवादी आदर्शवाद या फिर उदारवादी आदर्शवाद, जो कि 19वीं और 20वीं सदी की प्रमुख विचारधारा रही थी, और इसके इन दोनों पक्षों को ही आधार मान करके या दृष्टिकोण के आधार पर आदर्शवाद को अपने विचारों में लिया। हम देखते हैं कि फ्रेडरिक हीगल राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं। आदर्शवादी राज्य को प्रकृतिवादी तथा बुद्धिवादी विचारकों की तरह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर उसका अस्तित्व एक नैतिक संस्था के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार समाज में परिवार, मंदिर आदि संस्थाएं व्यक्ति को नैतिक दृष्टि से पूर्ण बनाने का प्रयत्न करती हैं, उसी तरह राज्य का भी यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन तथा कार्य व्यापार में उपयुक्त स्थान प्रदान करे और इस योग्य बनाए कि वह अपनी सामाजिक स्थिति से संबंधित कर्तव्यों को सही रूप से संचालित कर सके, संपन्न कर सके। आदर्शवादियों की मूल विचारधारा है कि राज्य हमारे नैतिक विचार का ही प्रत्यक्षीकरण है, रियलाइजेशन ऑफ मॉरल आइडिया। दूसरे बिंदु में फ्रेडरिक हीगल कहते हैं राज्य साध्य है, साधन नहीं, यानी राज्य को व्यक्ति से बढ़कर माना है, यानी राज्य को उन्होंने मीडियम न मान करके मीन माना है, माध्यम न मान करके उसको साध्य माना है, साधन न मान के उसको साधन माना है, क्योंकि साधन वह है जिसके माध्यम से साध्य को प्राप्त किया जाता है
तो साधन तो महत्वपूर्ण होता ही है, लेकिन उस साधन के द्वारा जिस साध्य को प्राप्त करते हैं वो अपने आप में और ज़्यादा अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक ऐसा साध्य है जिसके विकास हेतु व्यक्ति को अपना बलिदान करके भी प्रयत्नशील रहना चाहिए। राज्य की तुलना में व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है। व्यक्ति तो राज्य रूपी ध्येय के साधन मात्र हैं। उनके द्वारा पूर्ण रूप से राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली जानी चाहिए। बारकर ने इस परिप्रेक्ष्य में लिखा है, आदर्शवादी साधारणतया अपनी विचारधारा का केंद्र व्यक्ति के स्थान पर राज्य को बनाते हैं। वास्तव में उनकी विचारधारा का प्रारंभ ही केंद्रीय सामाजिक व्यवस्था से होता है, जिसमें व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट स्थान खोज लेना चाहिए। तीसरे बिंदु में हीगल ने बताया है कि राज्य होता है, उसका भी एक लक्ष्य है और उसका व्यक्तित्व भी होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि राज्य को जब इतना महत्वपूर्ण स्थान दे दिया, व्यक्ति से बढ़कर बता दिया, तो राज्य की भी कुछ इस तरह की जवाबदेही होती है। उसके द्वारा भी किए गए जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति, और इसमें राज्य के व्यक्तित्व से यहाँ तात्पर्य है कि राज्य की कार्य करने की या शासन करने की या जन कल्याण में संपादन करने की किस तरह की उसकी शैली है, वो एक लक्ष्य उसके व्यक्तित्व के आधार पर निश्चित करती है। राज्य की यह इच्छा व्यक्ति की व्यक्तिगत व सामूहिक इच्छा से पृथक और उच्च होती है। राज्य व्यक्तियों का समुदाय मात्र नहीं होता, बल्कि उसकी सत्ता उन व्यक्तियों की समष्टि से भिन्न तथा उच्चतर होती है जिनसे वह बनता है। फिक्टे लिखते हैं, जिस प्रकार एक तेल चित्र तेल कणों का केवल समूह ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक है, जिस प्रकार एक पत्थर की मूर्ति संगमरमर के कणों का समूह मात्र नहीं है, जिस प्रकार एक मनुष्य घटकों तथा रक्त धमनियों का समूह मात्र न होकर उससे अधिक है, ठीक उसी प्रकार राष्ट्र व्यक्तियों का समूह मात्र न होकर उससे भी अधिक है। अगले बिंदु बताते हैं कि राज्य जो होता है वह व्यक्ति की या समाज की या राज्य की सामान्य इच्छा को प्रकट करता है या उसका प्रतिनिधि के रूप में संचालन करता है। तो यहाँ जब प्रतिनिधि की बात आती है और सामान्य इच्छा की बात आती है, तो यहाँ रूसो का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि रूसो की जो सामान्य इच्छा है वह भी व्यक्ति के इच्छित या वांछित मनोभाव का प्रतिरूप है और उसका केंद्र बिंदु है। रूसो की सामान्य इच्छा जो सदैव निस्वार्थ, स्थायी तथा लोकोपकारक होती है, राज्य के रूप में साकार अथवा मूर्त ग्रहण करती है। इस सामान्य इच्छा में व्यक्तिगत इच्छाओं का उस सीमा तक प्रतिनिधित्व होता है जिस सीमा तक व्यक्तिगत इच्छाएं सार्वजनिक हित से प्रेरित होती हैं। इसमें व्यक्ति की आदर्श इच्छा या रियल विल भी समाहित होती है और सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व होने के कारण सभी कार्य आवश्यक रूप से उचित, विवेकपूर्ण एवं नैतिकता से भरे होते हैं। अगला बिंदु है, राज्य को इतना विशिष्ट स्थान दिया है कि वह हीगल की दृष्टि में बाह्य और आंतरिक दृष्टि से शक्तिमान होता है। और ये राजनीतिक परिवेश में बिल्कुल यथातथ्य विचार भी है कि राज्य आंतरिक हो चाहे बाहरी दृष्टिकोण हो, वह पूरी तरह से डोमिनेंट होता है, सर्वशक्तिमान होता है। आदर्शवाद के अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, सर्वाधिकार संपन्न तथा नैतिकता का संरक्षक होता है। अब यहाँ पर जब सर्वाधिकार संपन्न की बात आती है तो ध्यान रखा जाए, यहाँ हम उस तानाशाही या सर्वाधिकारवाद की हम
बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका इससे अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वहाँ नैतिकता का अभाव रहता है। यहाँ नैतिकता के द्वारा उस सर्वाधिकार संपन्न राज्य को संरक्षण प्रदान किया जाता है। नैतिकता के ही आधार पर हमने पहले ही बताया था कि हीगल मूल रूप से आध्यात्मिक विज्ञान के या आध्यात्मिक परिवेश के प्रमुख विचारक रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में हम मेटाफिजिकल साइंस भी कहते हैं। तो यहाँ टोटलिटेरियनिज्म को हम इसमें अर्थकारी नहीं मानेंगे, क्योंकि नैतिकता का यहाँ कंजर्वेशन किया गया है, उसको संरक्षित किया गया है, उसको माध्यम बनाया गया है। व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह राज्य के समस्त आदेशों और कानूनों का पालन करे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की शक्ति असीम है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को राज्य की कार्यनीति द्वारा निष्पादित करना, नियंत्रित करना, इस तरह की सारी बातें इसमें समाहित की जाती हैं। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर राज्य को ईश्वर के अवतार के रूप में माना है, जो कि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन इसका जो बचा हुआ भाग है उसको हम अगले व्याख्यान में लेंगे। धन्यवाद।